यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 7 सीट और 88 दावेदार, किसकी जीत किसकी हार, सबसे सटीक सबसे तेज कवरेज, हर सीट का पल पल का हाल, 7 की बिसात। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। तो उपचुनाव वाली यूपी की सभी 7 विधानसभा सीटों के आज नतीजे का दिन है। अब से कुछ घंटे बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। उपचुनाव के मैदान में कुल 88 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है, जिनकी जीत हार का आज फैसला होना है। वोटिंग के बाद अब नतीजों पर है सबकी नजर। सत्ता और सियासत का रुख तय करेंगे नतीजे। प्रदेश की 7 सीटों पर नतीजों का इंतजार। अट्ठासी प्रत्याशियों की किस्मत बदलेंगे नतीजे। नतीजों से पता चलेगा 2022 की हवा करो। हर सीट पर टिकी है सभी पार्टियों की पैनी नजर। एक एक सीट पर जीत हार के होंगे कई मायने। 2022 की सत्ता के फाइनल से पहले 7 सीटों पर जो सेमीफाइनल हुआ उसके नतीजे आने में अब कुछ देर का ही इंतजार है, लेकिन जो नतीजे आएंगे उनका असर 2022 के फाइनल यानी यूपी विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। 3 नवंबर को यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। उपचुनाव में कुल 53.62% वोट पड़े। इसमें सबसे ज्यादा वोट अमरोहा की नौगावा सादात सीट पर पड़े, जहां कुल 61.5% वोटिंग हुई। तो वहीं सबसे कम वोटिंग कानपुर के घाटमपुर सीट पर हुई। यहाँ महज 49.492% ही वोट पड़े। इसके अलावा बुलंदशहर सदर सीट पर 52.10%, फिरोजाबाद की टूंडला सीट पर 54%, उन्नाव की पांगरमाऊ सीट पर 50.59%, देवरिया सीट पर 51.05% और जौनपुर की मलानी सीट पर 56.65% मतदान हुआ। सभी सीटों के नतीजे आने में कुछ वक्त ही बचा है। हर सीट पर वोटों की गिनती शुरू होते ही जीत हार की गणित भी तेज होने लगेगी। अब बस सभी को इंतजार है तो सिर्फ काउंटिंग शुरू होने का। अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो यूपी की जिन 7 विधानसभा सीटों के आज नतीजे आने हैं उनमें देवरिया का दंगल सबसे खास है। देवरिया की सदर विधानसभा सीट के लिए शुरू हुई वोटिंग की गिनती शुरू होनी है, उसमें थोड़ा सा वक्त बचा है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं। तो आपको बताएं कि 3 नवंबर को देवरिया सदर सीट पर कुल 51% वोटिंग हुई थी, जिसके लिए 35 राउंड में वोटों की गिनती होगी। गिनती के लिए कुल 14 टेबल बनाई गई हैं। हर एक टेबल पर 4 मतगणना कर्मी लगाए गए हैं। यहां सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो पीएससी के साथ साथ 4 सीओ, 13 एसओ तैनात किए गए हैं। एएसपी लेवल के अफसर समेत कुल 300 पुलिसकर्मी ड्यूटी में तैनात रहेंगे। वहीं 10 मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। यहां कुल 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज होने वाला है। तो 14 टेबल्स पर मतगणना होनी है। किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं वो भी आपको बता दें। हर एक टेबल पर 4 मतगणना कर्मी तैनात किए गए हैं। पीएससी के साथ साथ 4 सीओ और 13 एसओ सुरक्षा कर्मी के तौर पर तैनात हैं। 300 पुलिसकर्मी कुल ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। 10 मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। और देखिए, ये हैं वो नाम जिनकी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि इनमें से वो कौन सा नाम है जिसने जनता के दिल में अपनी जगह
बना ली है। ये 4 प्रत्याशी मुख्य तौर पर हैं, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, और यहां पर जो मुकाबला है वो त्रिपाठी के बीच में है। यानी कोई भी जीतेगा लेकिन आएगा तो त्रिपाठी ही। यहाँ की जनता लगातार ये नारे लगा रही थी। अब देखने वाली बात यह है कि इस फाइट में कौन आगे निकल पाता है और कौन बनता है देवरिया सदर का सारथी, यानी जनता किसे अपना नेता चुनती है। ये जरूर देखने वाली बात होगी। कुछ ही देर बाद काउंटिंग शुरू होगी और जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी वैसे ही धीरे धीरे करके ये साफ होना शुरू हो जाएगा कि देवरिया सदर सीट से किसने जीत हासिल की है। देवरिया सदर सीट के नतीजे बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि सीट पर चारों प्रमुख पार्टियों ने ब्राह्मण प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। ऐसे में इस सीट पर जीत हार का अंतर भी बेहद चौंकाने वाला हो सकता है। यूपी की उपचुनाव वाली 7 सीटों में देवरिया की सदर सीट भी शामिल है। 3 नवंबर को वोटिंग के बाद अब सबकी नजर नतीजों पर है। इस सीट पर जीत हार के फैसले से इस बार केवल विधायक ही नहीं चुना जाएगा, बल्कि इससे 2022 के लिए ब्राह्मणों का रुख भी तय होगा। क्योंकि 7 उपचुनाव वाली सीटों में केवल देवरिया सदर ही एक ऐसी सीट है जिसमें सभी पार्टियों ने ब्राह्मण प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। भाजपा से जहां डॉक्टर सत्यमणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया, तो वहीं समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को टिकट मिला। कांग्रेस से मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी को अपना कैंडिडेट बनाया, जबकि बसपा ने अभयनाथ त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया। ये सीट भाजपा के पास थी। भाजपा विधायक जन्मजय सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। 2 बार जन्मजय सिंह ने इस सीट पर भाजपा का झंडा फहराया था, लेकिन इस बार उनके बेटे अजय को पार्टी ने किनारा कर दिया, जिसके बाद जन्मजय के बेटे अजय ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा है। देवरिया की सदर सीट पर करीब 4 लाख मतदाता हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद ब्राह्मणों की तकरीबन 55,000 है। दूसरे नंबर पर वैश्य मतदाता हैं, जिनकी तादाद 50,000 के करीब है। इसके अलावा 30,000 यादव, 25,000 मुसलमान, 22,000 निषाद, 20,000 ठाकुर और अन्य जाति के मतदाता शामिल हैं, जिन्होंने उपचुनाव में अपने मतों का इस्तेमाल किया। भाजपा के लिए सीट चुनौती है, क्योंकि जानकार मान रहे हैं कि ब्राह्मण वर्ग इस वक्त भाजपा से खासा नाराज है, जिसका असर नतीजों पर जरूर देखने को मिल सकता है। नतीजे सामने आने के बाद अब 2022 के लिए ब्राह्मणों का रुख तय माना जाएगा। देवरिया से संजीव, एबीपी होगा। और अब बात मल्हनी सीट की कर लेते हैं, जिस पर पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया था। मल्हनी विधानसभा सीट पर भी मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। यहां भी बस इंतजार काउंटिंग शुरू होने का है। बीते 3 नवंबर को मल्हनी में कुल 56.65% वोटिंग हुई थी। अब काउंटिंग 27 राउंड में होगी, जिसमें कुल 554 ईवीएम मशीन और 1108 वीवीपैट मशीनों की वोट गिने जाएंगे। मतगणना के लिए 21 टेबल तैयार की गई हैं, जिसमें 84 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। अगर सुरक्षा की बात करें तो यहां 2 प्लाटून पीएसी, 5 थानों की फोर्स को तैनात किया गया है। 20 मजिस्ट्रेट ड्यूटी में तैनात किए गए हैं। यहां कुल उम्मीदवार 16 थे, जिनमें 1 महिला उम्मीदवार भी शामिल है। और हमारे साथ मेरे सहयोगी राजीव ढोंडियाल भी जुड़ गए हैं। राजीव, आप भी जरा बताइए कि जौनपुर की मल्हनी सीट क्यों इतनी जरूरी है? जी हाँ प्राची, ये सीट बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यही सीट है जिस पर बीजेपी का कब्जा नहीं था। ये सीट सपा के खाते में थी, लेकिन इस सीट को लेकर उपचुनाव में सपा मुखिया ने कोई खास दिलचस्पी दिखाई नहीं है, जिसका खामियाजा भी प्रत्याशी को उठाना पड़ सकता है। तो मल्हनी सीट, ये जो सीट है, इस पर जो जातिगत समीकरण है, जरा इन समीकरणों को आप देख लीजिए कि कौन सा वोटर यहां पर सबसे ज्यादा, यहां पर यादव वोटर सबसे ज्यादा है, लेकिन
यादव वोटर्स यानी कि समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से उपचुनाव में ही बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। यहां पर भी बीजेपी की तरफ से काफी प्रचार किया गया। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स इस हिस्से में गए हैं, उन्होंने यहां पर खूब प्रचार किया है। ये सीट चूंकि बीजेपी के पास थी नहीं, तो कोशिश ये कि उपचुनाव में कम से कम जीत हासिल की जाए और इस हिस्से में अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए। यहाँ पर क्षत्रिय ब्राह्मण वोटर्स हैं, हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण वोटर्स हैं वो नाराज हैं, लेकिन आज ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये जो नैरेटिव सेट किया गया है ये कितना सही है, कितना गलत है। एक संकेत तो कम से कम मिल ही जाएगा। यहीं पर अगर हम बात करें एससी वोटर्स की, तो उनकी भी तादाद काफी ज्यादा है, यानी कि जो डिसाइड करेंगे वो यादव वोटर्स हैं, एससी वोटर्स हैं, और उसके बाद जो संख्या आ जाते हैं फिर ब्राह्मण वोटरों की और क्षत्रिय। यहाँ पर मुस्लिम भी अच्छी तादाद में, उनकी संख्या 15,000 है। इन मुस्लिम वोटर्स को समाजवादी पार्टी ने भी कोशिश की है कि वो लुभाएं, बहुजन समाज पार्टी ने भी कोशिश की है कि लुभाएं, कांग्रेस ने भी कोशिश की है। हालांकि इस सीट की हम बात करें तो इस सीट पर निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं। तो मलानी सीट का क्या हाल है ये तो राजीव ने बता दिया। अब आपको बताएं कि उपचुनाव में शामिल 7 सीटों में 2 विधानसभा सीटें पूर्वांचल यूपी से भी आती हैं। जौनपुर की मल्हनी और देवरिया सदर सीट पर जीत हार हर पार्टी के लिए बेहद मायने रखेंगी, क्योंकि इन दोनों सीटों के नतीजे 2022 के लिए पूर्वांचल का मिजाज बताने के लिए काफी होंगे। सात विधानसभा सीट पर उपचुनाव मतलब साख सत्ताधारी बीजेपी की, बात सत्ता की बिसात की। सवाल है क्या पूर्वांचल में देवरिया सदर और जौनपुर की मल्हनी की ये 2 सीटें सत्ताधारी बीजेपी की झोली में जाएगी, या 2022 में मौजूदा सत्ता की चुनौती की राह प्रशस्त करेगी। वैसे तो देवरिया में कुल 14 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, लेकिन मुख्य मुकाबला बसपा के अभय त्रिपाठी, सपा के ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, भाजपा के सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी, कांग्रेस के मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी और निर्दलीय अजय सिंह के बीच है। देवरिया में जाति फैक्टर काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर उम्मीदवार ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। लेकिन इन सभी को बीजेपी के अपने ही परिवार के एक नाराज सदस्य से बड़ी चुनौती मिल रही है, और वो है अजय सिंह, जो कि भाजपा के दिवंगत विधायक जन्मेजय सिंह के बेटे हैं। बीते 3 नवंबर को हुई वोटिंग में यह केवल 51% ही मतदान हुआ। ऐसे में जीत हार का गणित आसान नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर अजय सिंह ने निर्दलीय मुकाबला लड़ा। अजय सिंह की नाराजगी भाजपा के लिए देवरिया सीट पर मुश्किल खड़ी कर सकती है। देवरिया की बात करें तो ब्राह्मण चेहरों पर कार्ड खेला जा रहा है, चाहे वो सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी हो या फिर समाजवादी पार्टी के नेता हो। इन दोनों की कड़ी टक्कर बताई जा रही है। बीजेपी और सपा की देवरिया में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। साख का सवाल दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों पर लगा रही हैं, खेल रही हैं, ब्राह्मण कार्ड खेले गए हैं, लेकिन वहां भी ये देखना होगा कि जीत किसे हासिल होती है। जौनपुर की मल्हनी सीट पर कुल 16 उम्मीदवारों में भाजपा के मनोज कुमार सिंह का मुकाबला सपा के दिवंगत नेता पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव से है। इस सीट पर यादव और राजपूत मतदाताओं की संख्या काफी है और दोनों के बीच कांटे की टक्कर भी मानी जाती रही है। पारसनाथ यादव के लिए मुलायम सिंह यादव खुद चुनाव प्रचार करने जा चुके हैं, लेकिन उनके बेटे लकी यादव के समर्थन में वोट अपील के लिए अखिलेश यादव ने एक भी जनसभा नहीं की। ऐसे में नतीजों में इसका भी असर साफ देखने को मिल सकता है। इस लिहाज से मनोज सिंह को लकी यादव से तो चुनौती मिल ही रही है, लेकिन बसपा के जयप्रकाश दुबे के अलावा धनंजय सिंह के यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ने से चुनावी समीकरण बिल्कुल बदल गया है। धनंजय सिंह पहले बसपा से चुनाव जीत चुके हैं और इलाके में उनका काफी दबदबा माना जाता है। यहाँ जिस तरह से पारसनाथ यादव, बल्कि यूं कहें तो समाजवादी खेमे के करीबी माने जाने वाले पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव को टिकट दिया गया है, तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट साख का सवाल है। वहीं बीजेपी भी
इस मामले में कहीं पीछे नहीं है। उपचुनाव के लिए हुए मतदान में यहाँ 56% मतदान हुआ है, जो कि औसत से ऊपर रहा है। ऐसे में नतीजों पर जातीय समीकरणों का हावी होना कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों ही सीटों पर नतीजों का इंतजार सभी को है, लेकिन देवरिया सदर और जौनपुर की मल्हानी सीट पूर्वांचल की हवा बताने के लिए काफी रहेगी। इसलिए इन दोनों सीटों पर आने वाले नतीजे केवल विधायकों का ऐलान नहीं करेंगे, बल्कि 2022 चुनाव के लिए पूर्वांचल की हवा की भी घोषणा करेंगे। एबीपी गंगा के लिए मल्हानी से नीतीश पांडे के साथ वीरेश पांडे, देवरिया। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से पूर्वांचल की सीटों के जो नतीजे हैं वो 2022 में पूर्वांचल का जो मूड है वो तय करेंगे। बात हम कानपुर की घाटमपुर विधानसभा सीट की भी करते हैं, क्योंकि घाटमपुर सीट पर हुए उपचुनाव में 49.42% वोटिंग हुई थी। यहां भी 35 राउंड में वोटों की गिनती होगी। कुल 481 ईवीएम और इतनी ही वीवीपैट मशीनें यहां पर भी लगाई गई थी। यहां वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल तैयार किए गए हैं, जिसमें 56 मतगणना कर्मी लगाए गए हैं। एक प्लाटून पीएसी, एक कंपनी सीआरपीएफ और 400 लोकल पुलिस के जवान यहां तैनात किए गए हैं। 5 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। यहां भी 2 कोरोना मरीजों ने आकर वोट डाला था। 92 सर्विस वोट यहां पर पड़े थे। उपचुनाव वाली 7 सीटों में कानपुर की घाटम सीट से 2017 में भाजपा की कमल रानी वरुण विधायक चुनी गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण से उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई। इस सीट पर इस बार भाजपा ने उपेंद्र पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वही कांग्रेस ने डॉक्टर कृपाशंकर संखवार को मैदान में उतारा। सपा ने इंद्रजीत कोरी और बसपा ने कुलदीप संखवार को मैदान में उतारा। अभी तक इस सीट की जनता ने बारी बारी से हर पार्टी को मौका दिया है, लेकिन इस बार के चुनाव में बिजली, पानी, रोजगार, महिला सुरक्षा, ट्रैफिक जाम के साथ साथ किसान हित के मुद्दे जमकर गूंजे और मतदाताओं ने इसी आधार पर वोट भी किया। हालांकि यहाँ जातीय समीकरण हमेशा बाजी बदलने में अहम रहा। 3 नवंबर को हुए चुनाव में घाटमपुर विधानसभा में 3,07,967 मतदाता शामिल हुए। इसमें 1,68,367 पुरुष और 1,39,595 महिला मतदाता थी। ये सीट दलित वोटर्स के दबदबे वाली मानी जाती है। ये दलित वोटर्स ही जीत हार के अंतर को तय करते हैं। इस बार के नतीजे सामने आने के बाद तय हो जाएगा इस बार दलित वोटर्स किस पार्टी का साथ देने की सोच रही है। – 2017 में दलित और ब्राह्मण वोटर्स का रुझान भाजपा की कमल रानी वरुण को मिला था। यही वजह है कि दलितों को रुझाने के लिए भाजपा ने कमल रानी को मंत्री पद से नवाजा था। लेकिन इस बार दलित वोटर्स किसे अपना नेता चुनेगा, इसके लिए नतीजे सामने आने का इंतजार है। कानपुर से प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा। तो जब कुछ देर बाद काउंटिंग शुरू होगी तो पता चलेगा कि कानपुर की घाटमपुर सीट पर आखिरकार किसका सिक्का चला है और जनता किसको चुन रही है। तो ये बड़ी कवरेज एबीपी गंगा पर लगातार जारी है। अब एक बहुत छोटा सा ब्रेक, हम लौट रहे हैं फौरन। 7 सीट और 88 दावेदार, किसकी जीत किसकी हार, सबसे सटीक सबसे तेज कवरेज, हर सीट का पल पल का हाल, 7 की बिसात। तो सुबह 6 बजे से शुरू हो गई है हमारी ये कवरेज और ये तब तक जारी रहेगी जब तक नतीजे क्लियर नहीं हो जाते और उसके बाद शुरू होगा विश्लेषण का दौर। 88 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला स्पष्ट हो जाएगा। 7 सीटों की जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी। अभी जो 0-0 आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इस पर जो आंकड़े हैं वो भी आते जाएंगे। अलग अलग जगहों पर हर एक पार्टी ने कोशिश की है, प्रचार प्रसार खूब किया है। आज पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल राजीव, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के नतीजे हम आपको बताएंगे, हम साथ ही साथ आपको बिहार में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके नतीजे भी बताएंगे। आप टेलीविजन स्क्रीन पर टैली देख रहे हैं। जैसे जैसे नतीजे आने शुरू होंगे वैसे वैसे ये जो 0 है ये बदलना शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटेंगे। 7 सीट और 88 दावेदार,
किसकी जीत, किसकी हार, सबसे सटीक, सबसे तेज कवरेज, हर सीट का पल पल का हाल, साफ की बिसात, सबसे सटीक, सबसे तेज कवरेज, हर सीट का पल पल का हाल। एबीपी गंगा पर सुबह 6 बजे से लगातार साफ की बिसात।